हेलो फ्रेंड्स, KRS सक्सेस शॉट में आपका स्वागत है। CTET 2016 का फेब का पेपर सॉल्व कर रहे थे हम लोग। 15 क्वेश्चन करा दिया था मैंने। आई होप कि सभी को समझ में आया होगा, और अगर किसी को नहीं भी समझ में आ रहा है तो वो नीचे कमेंट कर सकता है। आइए देख लेते हैं जो बाकी के बचे हुए 15 क्वेश्चन हैं उन्हें कैसे सॉल्व करना है। ये देखिए, क्वेश्चन नंबर 16 क्या है। गणित में त्रुटियों की एक महत्वपूर्ण भूमिका है, यह कथन है। बताना है आपको। ऑप्शन नंबर ए गलत, क्योंकि गणित में त्रुटियों का कोई स्थान नहीं है। बी है गलत, क्योंकि त्रुटियां लापरवाही दर्शाती हैं। तीसरा है सही, क्योंकि ये बोध कराती हैं कि बच्चे गणित की अवधारणा किस प्रकार रचना करते हैं। और डी है सही, क्योंकि ये विद्यार्थियों को उनके प्राप्तांकों के बारे में फीडबैक देती है। तो मैथ्स के स्टूडेंट्स होंगे तो उन्हें पता ही होगा कि गणित में त्रुटियों की एक बहुत ही बड़ी भूमिका होती है। ठीक है, क्योंकि अगर बच्चे त्रुटियां करते हैं तभी ये समझ में आता है कि उन्होंने किसी भी अवधारणा को अच्छी तरह से समझा है या नहीं। ठीक है, अतः गणित में त्रुटियां शिक्षक को यह जानने में मदद करती हैं कि बच्चों ने गणित की अवधारणा को अपने दिमाग में किस प्रकार से बिठाया है। तो ऑप्शन नंबर सी देखिए सही, क्योंकि ये बोध कराती है कि बच्चे गणित की अवधारणा को किस प्रकार रचना करते हैं। तो ऑप्शन नंबर सी जो है आपका राइट होगा यहाँ पे। क्वेश्चन नंबर 17 देखते हैं क्या कह रहा है। देखिए, एक घनाभकार बक्सा है 13 सेंटीमीटर लंबा, 11 सेंटीमीटर चौड़ा और 9 सेंटीमीटर ऊंचा। ठीक है, एक घनाकार बक्से की भुजा दी हुई है 12 सेंटीमीटर। तनु इन बक्सों से 1 सेंटीमीटर भुजा वाले 3060 घन पैक करना चाहती है। उन घनों की संख्या जो इनमें पैक नहीं हो पाएंगे हैं। आपको बताना है उन घनों की संख्या जो इसमें पैक नहीं हो पाएंगे। ठीक है, तो अब देखिए, क्योंकि कह रहा है कि इसमें जो है घनाभकार जो बक्सा दिया हुआ है उसके बारे में थोड़ी जानकारी आपको दी हुई है इसमें। ठीक है, लंबाई चौड़ाई ऊंचाई जो भी दिया हुआ है। तो सबसे पहले तो हम ये निकाल लेंगे कि घनाभकार बक्से में पैक होने वाले घन कितने हैं। ठीक है, सबसे पहले हम ये निकालेंगे कि घनाभकार जो बक्सा है उसमें पैक होने वाले घन कितने हैं। तो देखिए क्या करते हैं हम इसमें। जो आपका बक्सा है इसमें कितने घन पैक होंगे हम पहले ये निकाल लेंगे। ठीक है, तो ये जो होगा पैक होने वाले घनों की संख्या, देखिए तो जो ये संख्या होगी वो कितनी होगी। घनाभकार जो बक्सा है उसका आयतन देखिए, अब क्योंकि घनाभकार है मतलब क्यूबॉइड है, तो जो क्यूबॉइड का वॉल्यूम होता है, आयतन होता है, वो होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। ठीक है, तो ये होगा घनाभकार बक्से का आयतन। ठीक है, बक्से का आयतन का मतलब यही होता है वॉल्यूम। वॉल्यूम क्या होता है, घनाभकार अगर है, घनाभ है तो लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ये ध्यान रखिएगा। और 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन। ठीक है, वाले घन का आयतन। तो देखिए आपको क्या क्या दिया हुआ है। ये घनाभकार बक्से का आयतन कह रहा है, तो ये होता है लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। 13 सेंटीमीटर लंबा, 11 सेंटीमीटर चौड़ा और 9 सेंटीमीटर ऊंचा। मतलब क्या हुआ, 13 गुणे 11 गुणे 9, ये हो गया इसका आयतन, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई। अब कह रहा है 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन। घन में क्या होता है, घन की अगर भुजा दी हुई है 1 सेंटीमीटर तो उसका आयतन क्या होगा, भुजा का क्यूब। मतलब कि उसका जो भुजा का लंबाई दिया हुआ है या जो वैल्यू दी हुई है उसे हम 3 बार मल्टीप्लाई कर देंगे। ठीक है, तो इसका क्या हो जाएगा, भुजा का क्यूब, मतलब 1 × 1 × 1।
इसको आप सॉल्व करोगे तो ये तो नीचे पूरी वैल्यू 1 हो गई है, ठीक है। ये हो जाएगा आपका 99 इंटू 13 जो कि होगा 1287। ये घनाकार बक्से में पैक होने वाले घनों की संख्या है, ठीक है। अब इसी प्रकार से घनाकार बक्से में भाई देखिए घनाभकार और घनाकार ये दोनों अलग अलग चीज़ें हैं, क्यूबॉइड और क्यूब, ठीक है। तो जैसे आपने ये निकाला है वैसे ही आप ये निकाल लो कि घनाकार, जैसे घनाभ के लिए निकाला है वैसे ही घनाकार के लिए निकाल लो कि घनाकार बक्से में पैक होने वाले घनों की संख्या। तो ये कितनी हो जाएगी, सेम जैसा ऊपर किया है वैसे ही यहाँ करोगे। यहाँ पे घनाभकार बक्से का आयतन था, यहाँ घनाकार बक्से का आयतन बटा 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन। तो 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन तो यही होगा 1 इंटू 1 इंटू 1। लेकिन जो ये घनाकार बक्सा है आपका, इसमें जो पैक होने वाले घन है वो क्या होगा, लंबाई गुणे चौड़ाई गुणे ऊंचाई, ऐसा नहीं, घनाकार है मतलब कि भुजा का क्यूब। अब देख लीजिए यहाँ पे एक घनाकार बक्से की भुजा दी हुई है 12 सेंटीमीटर, 12 सेंटीमीटर एक भुजा है तो इसका क्यूब हो जाएगा 12 गुणे 12 गुणे 12, 12 गुणे 12 गुणे 12 मतलब कि क्या हुआ, ये भुजा का क्यूब। याद रखिएगा मैं बार बार बोल रही हूँ भुजा का क्यूब। तो ये हो गया आपका 1 सेंटीमीटर भुजा वाले घन का आयतन। तो ये वैल्यू हो गई, 12 को 3 बार मल्टीप्लाई करा तो हुआ 1728। अब कह रहा है कि उन घनों की संख्या बताइए जो पैक नहीं हो पाएंगे। तो क्या हो गया वो हो गया, देखिए उन घनों की संख्या जो पैक नहीं हो पाएंगे। क्या हो जाएगा ये, तो जो पैक नहीं हो पाएंगे उनकी संख्या, देखिए ये मैंने गलत लिखा है, ऊपर वाली लाइन में लिख दिया है, इसकी वैल्यू मैं यहाँ लिख रही हूँ। टोटल है 3060, ठीक है, माइनस इन दोनों को ऐड कर लेंगे, क्या है 1287 प्लस 1728, जो भी आएगा आप माइनस करके देख लेना। यहाँ पे आ रहा है 45 जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी। बहुत ही अच्छा क्वेश्चन था, थोड़ा सा दिमाग लगाना था। अगर आपने इसे देख लिया है तो आपको बहुत अच्छी तरह से समझ में आ जाएगा। देखिए जो पैक नहीं हो पाएंगे उनकी संख्या पूछा हुआ है, तो ये आपको टोटल नंबर दिया हुआ था 3060, ठीक है, और ये जो पैक होने वाले हैं इनको दिया हुआ है। तो जो पूरे में से अगर आप पैक होने वाले को माइनस करोगे तो जो बिना पैक होने वाले हैं वो आपको मिल जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए क्या है, किसी आयत की लंबाई और चौड़ाई क्रमशः दी हुई है 48 सेंटीमीटर और 21 सेंटीमीटर। किसी वर्ग की भुजा इस आयत की लंबाई का 2/3 है, तो इनके क्षेत्रफलों का योग क्या होगा। आयत का क्षेत्रफल क्या होता है, सबको पता होगा, बहुत छोटी सी चीज़ है ये। आयत का क्षेत्रफल होता है, आयत मीन्स रेक्टेंगल, लंबाई गुणे चौड़ाई, ठीक है। आयत की लंबाई चौड़ाई दिया है 48 इंटू 21, ये है आपका 1008, क्योंकि ये सेंटीमीटर में है तो सेंटीमीटर स्क्वायर हुआ, क्योंकि ये क्षेत्रफल है। अब कह रहे हैं अकॉर्डिंग टू द क्वेश्चन, क्या कह रहा है आपसे, अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन आपसे कह रहा है, ध्यान से देखिए, किसी वर्ग की भुजा आयत की लंबाई का 2/3 है। वर्ग की जो भुजा है, वर्ग की जो भुजा है वो आयत की लंबाई का, आयत की लंबाई कितनी है 48, इस 48 का क्या है 2/3 है, मतलब कि 2/3 है। तो इसे आप करोगे सॉल्व तो ये हो जाएगा 32 सेंटीमीटर। यहाँ तक कोई दिक्कत नहीं होगी आप लोगों को। अब आपसे क्या कह रहा है, इनके क्षेत्रफल, यानी कि जो आयत का क्षेत्रफल और जो वर्ग का क्षेत्रफल है, ठीक है। तो आयत का क्षेत्रफल आपने पहले से निकाल रखा है ऊपर, तो अब यहाँ से आप क्या निकाल लोगे, वर्ग का क्षेत्रफल। कैसे निकाल लोगे, आपको वर्ग की एक भुजा मालूम चल गई है। वर्ग का क्षेत्रफल होता है भुजा का वर्ग। भुजा कितनी है
32 का स्क्वायर, ये हो गया आपका 1024 सेंटीमीटर स्क्वायर। अब आपसे क्या कह रहा है, इनके क्षेत्रफलों का योग बताना है। तो क्षेत्रफलों का योग तो निकाल ही सकते हैं। क्षेत्रफलों का योग हो गया, दोनों को ऐड कर दीजिए जल्दी से, 1008 प्लस 1024, ये हो गया आपका 8 4 12 और ये 3, ये 0 और ये 2 सेंटीमीटर स्क्वायर। देखिए कौन सा ऑप्शन मिल रहा है, 2032, ऑप्शन नंबर ए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं जल्दी। क्वेश्चन नंबर 19, गुणनफल 672 36 इंटू 25 बराबर है 5 दिनों में सेकेंडों की संख्या। देखिए एकदम क्वेश्चन तो बहुत आसान है, लेकिन थोड़ा सा इसमें जो है घुमा करके क्वेश्चन पूछा जाता है ताकि आप लोग कन्फ्यूज हो जाएं। तो ये जो गुणनफल दिया है ना, हम क्या करते हैं, इसको पहले से ब्रेक ही कर लेते हैं। ठीक है, क्योंकि दिन में कह रहा है, सप्ताह में कह रहा है, और मिनटों में घंटों में, यही सब आपसे पूछ रखा है। तो पहले ऐसे हम देखते हैं कि बराबर किसके हैं, हम इसे ब्रेक कैसे कर सकते हैं। जैसे हमें ब्रेक करना है पहले, देखिए कैसे कर रही हूँ, 672 इंटू 36 इंटू 25। इसे हम पहले छोटे छोटे तरीक़ों में ब्रेक करते हैं। तो आप अगर चाहो तो या तो एलसीएम ले लो। ठीक है, एलसीएम लेने पे आपको क्या है, गुणनखंड मिल जाएगा इसका। अगर हम ले लें यहाँ पे, यहाँ देखो मैं ले रही हूँ 672, कि देखिए 2 से जाएगा, बिकॉज लास्ट में 2 है तो समझ में आ रहा है। ये हुआ, ठीक है, ठीक है। अब इसके बाद से ये देखिए 3 से जाएगा एक बार, और एक बार 7 से चला जाएगा। ये पूरा हम लिख लेते हैं यहाँ पे। ये 672 के क्या है, फैक्टर्स हैं, 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 2 इंटू 3 इंटू 7। ठीक है, अब देखिए 36 को करना है तो कैसे कर सकते हैं। अगर 36 को करना है तो हमें लगता है, देख लेते हैं यहाँ पे करके, 2 इंटू 2 4 इंटू 3 12 इंटू 3 36, और ये हुआ 5 इंटू 5 25। बहुत आराम से करा है। नहीं करने आता है तो आप एलसीएम ले लेना, जो भी वैल्यू इधर आएगी वो लिख लेना, हो जाएगा। अब देखो कैसे कर सकते हैं, किस तरह से। ये 7 सबसे बड़ा नंबर है, इसे हम कॉर्नर में कर लेते हैं। ठीक है, अब जब 7 को बाहर कर लिया है तो ये देखो कि एक दिन में क्या होता है, 24 घंटे होते हैं। ठीक है, होते हैं ना, तो 7 दिन में 7 इंटू 24 आवर्स होंगे। लेकिन एक घंटे में कितने सेकंड होते हैं, पहले तो देख लो। अगर मिनट में निकालना है, मिनट भी दिया हुआ है, पहले मेरे पास 7 आया है तो हम पहले 7 को चेक कर लेते हैं, क्योंकि सबसे बड़ा नंबर यही दिख रहा है। एक बार इसे चेक करके देख लेते हैं कि हो क्या रहा है। तो आप जब देखोगे 7 सप्ताह में मिनटों की संख्या, सप्ताह कह रहा है, तो जब सप्ताह कह रहा है तो ऐसे आप देखो, ये 2 इंटू 2 कितना हुआ, 4। ठीक है, तो ये हुआ 8, और एक 3 अगर ले लो तो हो गया 24। ठीक है, ये 7 आप निकाल चुके हो। अब देखो 5 इंटू 3 15, और ये दो मिला के 4 हो गया 60। 5 इंटू 3 15, और ये वाला दोनों मिलाकर हो गया 60। फिर समझ में आ रहा है, एक मिनट में 60 सेकेंड होते हैं। तो ये हो गया आपका 7 दिनों में, 7 डेज़ कैसे, 7 इंटू 24, 7 दिनों में सेकेंडों की संख्या। ठीक है, या तो लिख सकते हो 7 दिनों को लिख सकते हो एक सप्ताह में सेकेंडों की संख्या। सेकेंडों की संख्या इसलिए क्योंकि 60 सेकेंड्स हैं। ये है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट देखते हैं, जब ताज़ा मछलियों को सुखाया जाता है तो उनका भार 1/3 रह जाता है।
सावी ने 2709 किलोग्राम ताज़ा मछली ₹27 प्रति किलोग्राम की दर से खरीदी और उन्हें सिखाने के पश्चात 97.5 प्रति किलोग्राम की दर पर बेच दिया। उसका कुल लाभ हुआ। चूँकि देखिए सावी ने 2709 किलोग्राम ताज़ी मछली जो है खरीदी है किस रेट पे, ₹27 पर किलोग्राम। ठीक है, तो उतनी मछलियों का क्रय मूल्य कितना है भाई? 2709 यहाँ पे क्या है, किलोग्राम है। ठीक है, ताज़ी मछलियों का विक्रय मूल्य कितना हो जाएगा, सॉरी क्रय मूल्य, जितने में खरीदा है। क्रय मूल्य मतलब जितने में उसे खरीदा, तो ये हो गया 2709 इंटू 27। एक बार मल्टीप्लाई करके आप देख लीजिएगा, 73143। ठीक है ना। अब देखिए कह रहा है कि खरीदने के बाद उन्हें सुखाने के पश्चात जो है 97.5 किलोग्राम की दर पे उसे बेचा है। ठीक है, बेचा है, लेकिन ये भी कहा है कि जब मछलियों को सुखाते हैं तो सुखाने के बाद से उनके भार में क्या हो जाती है, कुछ परिवर्तन होता है, भार 1/3 हो जाता है। तो यहाँ देखो, सुखाने के बाद मछलियों का वजन क्या रह जाता है, सॉरी 1/3 रह जाता है 2709 का। ठीक है, तो ये हो गया, कट कब हो जाएगा तो 903 किलोग्राम। ठीक है, अब ये मछलियाँ जो बची, इनको कह रहा है कि सुखाने के बाद ये इतने में बेची जाती हैं, मतलब कि ये 903 किलोग्राम जो मछलियाँ बच रही हैं, सूखी मछलियाँ हैं ये। ठीक है, सूखी मछलियाँ हैं ये। इनका विक्रय मूल्य, विक्रय मीन्स की क्या होता है विक्रय मूल्य, क्रय मूल्य मीन्स क्या होता है, कॉस्ट प्राइस, और विक्रय मीन्स सेलिंग प्राइस। 903 इंटू 97.5, ये हो गया आपका 88,042.5। तो आपसे पूछ रहा है कि उसका कुल लाभ बताइए, तो लाभ कितना हो गया, लाभ हमारा होता है विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य। ठीक है, विक्रय मूल्य माइनस क्रय मूल्य, यही तो होता है लाभ, प्रॉफिट। ये हो गया आपका 88,042.5 माइनस 73,143। अब आप निकाल लीजिए माइनस करके, ये होगा 14,899.5 रुपये, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर 1। ठीक है, कोई दिक्कत नहीं होनी चाहिए मेरे अकॉर्डिंग, अच्छे से मैंने कराया है। आप इसे 1 से 2 बार अच्छे से लगाइएगा, समझ के आपको समझ में आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखिए, क्वेश्चन नंबर क्या है 21। सोनू के पास 5 दर्जन टॉफ़ियाँ हैं। उसने इनका 1/3 भाग अमिता को, 2/5 भाग अनिल को और 1/12 भाग हमीदा को दे दिया। सोनू के पास बची टॉफ़ियों की संख्या क्या है? चलिए देख लेते हैं कितनी संख्या बची है। पहले तो देखिए क्वेश्चन में आपसे कहा है कि सोनू के पास जो है 5 दर्जन टॉफ़ियाँ हैं। तो देखिए जब 5 दर्जन टॉफ़ियाँ हैं तो कितनी हो गई भाई, 1 दर्जन में 12 होती हैं, होती है ना 1 दर्जन में 12, तो 5 दर्जन में कितनी हो गई, 5 दर्जन का मतलब हो गया 5 गुणे 12 मतलब 12×5 = 60। ठीक है, अब कह रहा है कि सबको उसने कुछ ना कुछ दिया है, तो सबको हम अलग अलग निकालें, इससे बेटर है हम एक ही बार में निकाल लेते हैं कि कितना वैल्यू उसने दिया है। ठीक है, अलग अलग भी निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन टाइम थोड़ा कम लगे इसलिए हम एक साथ ही निकाल लेते हैं ना। अमित, अनिल और हमीदा को दिए गए भाग, हमीदा को दिए गए भागों का योग। देखिए कितना उसने दे दिया है, इधर उधर कितना बांटा है। 1/3 कहा है अमिता को, 2/5 कहा है अनिल को और 1/12 हमीदा को। अब आप क्या करिए, इसका एलसीएम ले लीजिए। ठीक है, एलसीएम हो जाएगा देख लीजिए 60,
तो ये हो गया 20, ये हो गया 12, ये हो गया 5, ये हो गया आपका 40, सॉरी ये हो गया आपका, ये देखिए 24 होना चाहिए, यहाँ पे मैंने 12 लिख दिया है, ये 24 होगा क्योंकि ये देखिए 12 टाइम्स जाएगा और 12 इंटू 2 24 होता है। तो ये हो गया आपका 44 + 5 49/60, ठीक है, 49/60। अब देखिए सोनू के पास इतना तो उसने बांटा है, तो शेष टॉफ़ियाँ कितनी बची, ये देखिए बहुत आसानी से समझ में आया होगा। सोनू के पास शेष टॉफ़ियाँ कितनी बची, भाई टोटल मान लेंगे ना कुछ अमाउंट में, 1 में से माइनस कर दीजिए, जो 1 में से माइनस करने पे आएगा वही तो शेष बचेंगी। तो 60 में से 49 गया, 11/60, मतलब इतना भाग उसके पास शेष बचा हुआ है। अब लेकिन आपसे पूछ रहा है कि इस टॉफ़ियों की संख्या बताना है, भाग नहीं। तो शेष टॉफ़ियों की संख्या जो हो गई वो कितनी हो गई, वो हो गई आपके पास 60 × 11/60। क्यों, क्योंकि भाई टोटल टॉफ़ी तो 60 है ना आपके पास, तो ये हो गया आपका 11, मतलब कि 11 टॉफ़ियाँ जो हैं उसके पास शेष बची, जो कि है आपका ऑप्शन नंबर बी। नेक्स्ट क्वेश्चन है 36, 54 और 60 का सबसे छोटा सार्वगुणज डिवाइडेड 90 बराबर है, ठीक है। तो इस तरह का क्वेश्चन तो मैंने करा दिया है, लेकिन देख लेते हैं। एलसीएम ले लीजिए इसको, सार्वगुणज कह रहा है ना आपसे, तो एलसीएम लेने भी सबको आ गया होगा। 36, 54 एंड 60। चलिए स्टार्टिंग सबसे छोटे नंबर से कर लेते हैं, देखते रहिए आराम से, बस कुछ नहीं करना है, डिवाइड ही करना है। 27 नहीं जाएगा, ये 15 हो जाएगा। अब देखिए 3 से काट लें तो ज़्यादा बेटर है हमारे लिए, ठीक है। फिर 3 से कर लेते हैं, 1 3 5। अब एक बार 3 से जाएगा और एक बार 5 से जाएगा, ठीक है। तो ये हो गया आपका 2 × 2 × 3 × 3 × 3 × 5, ये हो गया आपका 540। आपसे कहा क्या है कि सार्वगुणज डिवाइडेड बाई 90। तो भाई ये सार्वगुणज जो है डिवाइडेड बाई किससे करना है, 90 से करना है। तो ये हो जाएगा आपका 6 × 9 54 होता है। तो ये हो गया आपका ऑप्शन नंबर डी, ठीक है। ठीक से देख लीजिए क्वेश्चन को। चलिए नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं। गणित संचारण उल्लेख करता है। चलिए देखिए, अब थोड़ा सा साइकोलॉजिकल बेस्ड क्वेश्चन है। पहला है गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता, दूसरा है समस्याओं को सुलझाने की क्षमता, तीसरा है गणित प्रश्नोत्तरी में भाग लेने का कौशल, और चौथा है गणित के कक्ष में बोलने की क्षमता। तो देखिए जो गणित संचारण होता है ये गणितीय विचारों को समाहित और संगठित करने की क्षमता का वर्णन करता है, ठीक है। ऑप्शन नंबर ए इज द राइट आंसर। नेक्स्ट देखते हैं क्वेश्चन नंबर 24। राष्ट्रीय पाठ्यचर्या रूपरेखा एनसीएफ वर्ष 2005 के अनुसार प्राथमिक विद्यालयों में गणित पढ़ाने का मुख्य उद्देश्य निम्नलिखित में से कौन सा नहीं है। पहला है बच्चे की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना, दूसरा है बच्चे के संदर्भ में गणित का वर्णन करना, तीसरा है समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाना, और चौथा है गणित के उच्चतर पढ़ाई की तैयारी करना। तो देखिए बी वाला जो ऑप्शन आपने पढ़ा था कि बच्चे के संदर्भ में गणित का वर्णन करना, ये भी सही है, समस्या समाधान के कौशल को बढ़ाना, ये भी सही है, और जो डी है गणित के उच्चतर पढ़ाई की तैयारी करना, ये भी सही है। आपसे पूछा गया था क्वेश्चन में कि कौन सा नहीं है, तो पहला ऑप्शन देखिए बच्चे की सोच विचार प्रक्रिया को गणितीय रूप देना, ये किसी भी तरीके से सही नहीं लग रहा है। ऑप्शन नंबर ए इसका आंसर होगा। 25 नंबर है प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियाँ मदद करती हैं। पहला कक्षा के प्रतिभा संपन्न विद्यार्थियों को पहचानने में, दूसरा है विद्यार्थियों को मनोरंजन प्रदान करने में, तीसरा है समस्या सुलझाने के कौशलों को परखने में, और चौथा है समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में।
ऑप्शन नंबर डी देखिए यहाँ पे, समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में। क्यों ऐसा? देखिए, गणित की जो प्रकृति होती है वो तार्किक होती है, ठीक है। गणित विषय के अध्ययन से प्राथमिक स्तर के बच्चों की बुद्धि शक्ति का तार्किक विकास भी होता है। इसीलिए जो है प्राथमिक स्तर पर गणित की पहेलियाँ समस्या सुलझाने के कौशलों को प्रोत्साहित करने में मदद करती हैं। ऑप्शन नंबर डी इज द आंसर। क्वेश्चन नंबर 26 देखिए, दो या दो से अधिक दो विमाओं वाली वस्तुओं के मापों की तुलना करने के लिए निम्नलिखित में से कौन सा एक सर्वाधिक उपयुक्त है? अप्रमाणित इकाइयों का प्रयोग, दूसरा है आकलन, तीसरा है प्रेक्षण, चौथा है अध्यारोपण। तो देखिए, प्रेक्षण का अर्थ क्या होता है? अवलोकन यंत्रों के उपयोग से डेटा की रिकॉर्डिंग करना, ठीक है। अतः प्रेक्षण जो है वो सर्वाधिक उपयुक्त युक्ति होती है जिससे दो या दो से अधिक विमाओं वाली वस्तुओं के मापों की तुलना सुगमता से की जा सकती है। मापों का अर्थ यहाँ से आप उसके क्षेत्रफल से भी लगा सकते हैं। तो इसका होगा आंसर प्रेक्षण। क्वेश्चन नंबर 27 देखिए, कक्षा 2 के विद्यार्थियों को एक शिक्षक योग जोड़ सिखा रहा है। निम्नलिखित में से कौन सी युक्ति का अनुसरण सर्वाधिक उपयुक्त है? पहला, कक्षा 2 में शाब्दिक प्रश्नों को न कराया जाए। उपयुक्त पूछ रहा है आपसे, शाब्दिक प्रश्नों का प्रयोग केवल मूल्यांकन हेतु किया जाना चाहिए। तीसरा है, योग को शाब्दिक प्रश्नों द्वारा प्रस्तुत करना चाहिए। और चौथा कह रहा है, शाब्दिक प्रश्नों को अभ्यास के अंत में कराया जाना चाहिए। तो देखिए, कक्षा 2 का विद्यार्थी है, उसे अगर हम जोड़ सिखा रहे हैं तो उसके लिए एक शिक्षक को चाहिए कि वो योग को जो है शाब्दिक प्रश्नों के द्वारा प्रस्तुत करे, ताकि बच्चे को बहुत ही आसानी से वो समझा सके कि क्या हो रहा है यहाँ पे या योग कैसे किया जा रहा है। ऑप्शन नंबर सी इसका आंसर होगा। आइए देख लेते हैं आगे। क्वेश्चन नंबर 28, कक्षा 2 के शिक्षक ने, देखिए ये भी उसी तरह का ही क्वेश्चन है जैसा अभी हमने कराया है। योग को निम्नलिखित शाब्दिक प्रश्न को विद्यार्थियों को हल करने हेतु दिया। पहला है, एक टोकरी में 5 सेब हैं एवं उसमें 7 सेब और डाल दिए गए। अब टोकरी में कितने सेब हैं? इस प्रकार का शाब्दिक प्रश्न निम्नलिखित में से किस मॉडल या श्रेणी से संबंधित है? पहला ऑप्शन देखिए संवर्धन, दूसरा है पृथक्करण, तीसरा है योग की पुनरावृत्ति और चौथा है समुच्चयन। देखिए, उपयुक्त प्रश्न जो है ये क्या है, आपसे पूछ रहा है कि देखिए एक टोकरी में क्या है, 5 सेब हैं और 7 सेब और डाल दिए गए। इसमें क्या कर रहा है, समुच्चय कराया जा रहा है। तो ये एक समुच्चय की श्रेणी से संबंधित प्रश्न है आपका, ठीक है। समुच्चय मीन्स किसी चीज़ का संग्रह। तो ये होगा आपका ऑप्शन नंबर डी। नेक्स्ट क्वेश्चन 29 देख लिए, आज का लास्ट सेकंड क्वेश्चन है ये। कक्षा 4 के विद्यार्थियों को समझाने के लिए 1/10 1/100 से बड़ा है। निम्नलिखित में से कौन सी शिक्षण अधिगम सामग्री सर्वाधिक उपयुक्त है? ये आपको बताना है। तो देखिए, डाइंस ब्लॉक, संख्या चार्ट, तीसरा है गिनतारा यानी एबेकस और डी है 10x10 वर्गीकृत ग्रिड। अब देखिए, कक्षा 4 के बच्चे हैं, उनके हिसाब से ही आप पढ़ाएंगे ताकि उन्हें समझ में आ जाए। तो देखिए, अब यहाँ पे संख्याएं जो हैं वो भिन्न के रूप में आपको दिखाई गई हैं, ठीक है। तो अगर आप संख्या चार्ट लेकर के बच्चों को पढ़ाएंगे तो आप उससे बहुत ही आसानी से उनको समझा सकेंगे कि कौन सा इसमें से बड़ा है और कौन सा छोटा है। तो यहाँ पे ऑप्शन नंबर बी आंसर होगा। लास्ट क्वेश्चन देखिए, कक्षा 1 और 2 के गणित शिक्षण और अधिगम के लिए निम्नलिखित में से कौन सा सही है? देखिए, अभ्यास के लिए बहुत अधिक अवसर उपलब्ध कराए जाने चाहिए। बी है, कक्षा 1 और 2 में केवल गणित के मौखिक प्रश्नों को कराया जाना चाहिए। तीसरा है, गणित का अन्य विषयों जैसे कि भाषा, कला इत्यादि से समाकलन किया जाना चाहिए। और चौथा है, कक्षा 1 और 2 में गणित नहीं पढ़ाया जाना चाहिए। तो देखिए, कक्षा 1 और 2 में गणित शिक्षण जो है या अधिगम के लिए गणित का अन्य विषयों जैसे कि भाषा, कला इत्यादि में समाकलन किया जाना, अर्थात अन्य विषयों में गणित का प्रयोग हो, जिससे बच्चे जो हैं उसका यूज़ हर जगह कर सकें और उसे सीख सकें। तो ऑप्शन नंबर इसका सी जो है
सही होगा गणित का अन्य विषयों जैसे कि भाषा, कला इत्यादि से समाकलन किया जाना चाहिए। तो फ्रेंड्स ये देखिए आपका ये पेपर भी कंप्लीट हो गया है आज। 15th क्वेश्चन जो बचे हुए थे मैंने वो करा दिए हैं। तो आई होप कि आपको वीडियो पसंद आया होगा, और अगर वीडियो पसंद आया हो तो आप इसे लाइक, शेयर, सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। जो भी नए बच्चे हों वो सब्सक्राइब ज़रूर कर लें। ओके, थैंक यू।